सोचो आपके पास दो लिक्विड्स हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट। एक है क्लोरोइथेन और दूसरा है आयोडोइथेन। आपने दोनों की एक एक बूंद एक टेबल पर रखी। क्लोरोइथेन तो फट से इवेपोरेट हो जाता है, मतलब पलक झपकते ही हवा में गायब, और जहां वो था वहां टेबल ठंडी महसूस होती है। लेकिन आयोडोइथेन, वो वैसे का वैसा रहता है, आराम से। ऐसा क्यों? दोनों तो आखिर हेलोइथेन ही है। और इसी अजीब लेकिन दिलचस्प बिहेवियर के पीछे का राज है आज का हमारा डिस्कशन। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यूनिट 6 हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कौन सा कंपाउंड गैस होगा, कौन सा लिक्विड। जैसे पुराने रेफ्रिजरेटर्स में यूज होने वाले CFCs गैस क्यों थे, या कुछ हैलोएल्केन्स को एनेस्थीसिया में कैसे यूज करते हैं। ये सब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। और हाँ, एग्जाम्स के लिए तो बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करना एक सुपर इंपॉर्टेंट स्किल है। बिल्कुल। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की गहराइयों में उतरते हैं और इसे आसान शब्दों में समझते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे सिंपल लेवल पे जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, किसी भी हैलोएल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी या पानी में घुलने की क्षमता यानी सॉल्युबिलिटी, वो बेसिकली 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, उस मॉलिक्यूल का टोटल वजन, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा, उसके अंदर लगे हैलोजन एटम का खिंचाव यानी CX बॉन्ड की पोलैरिटी। और तीसरा, इन दोनों की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच पैदा होने वाले फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस, मतलब वो एक दूसरे को कैसे पकड़ कर रखते हैं। एग्जैक्टली। इसको ऐसे इमेजिन करते हैं, एक तरफ है सिंपल सा इथेन मॉलिक्यूल C2H6 और दूसरी तरफ है क्लोरोइथेन C2H5Cl। स्ट्रक्चर लगभग सेम है, बस एक छोटे से हाइड्रोजन एटम की जगह एक थोड़ा बड़ा क्लोरीन एटम आ गया है। और ये एक बदलाव भी सब कुछ बदल देता है। हाँ, यही तो केमिस्ट्री का जादू है। देखिए हो क्या रहा है। पहली बात, क्लोरीन एटम हाइड्रोजन से काफी भारी है। इससे पूरे क्लोरोइथेन मॉलिक्यूल का वजन यानी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। जब मॉलिक्यूल्स भारी होते हैं तो उनके बीच एक तरह का टेम्परेरी अट्रैक्शन पैदा होता है। इसे हम कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अच्छा, तो सीधा सा रूल है, जितना ज्यादा वजन उतना स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्स। बिल्कुल। ये तो हो गया एक तरह का ग्लू। अब आते हैं दूसरे पर। क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हंग्री है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर बन जाता है। पोलर मतलब? एक पर हल्का सा नेगेटिव और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज। सही पकड़ा। क्लोरीन पर हल्का सा नेगेटिव और कार्बन पर हल्का सा पॉजिटिव। इसकी वजह से हर क्लोरोइथेन मॉलिक्यूल एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है। अच्छा, तो मतलब एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल 2 मैग्नेट्स की तरह। बिल्कुल सही। और इसी मैग्नेटिक अट्रैक्शन को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। तो अब देखिए, क्लोरोइथेन के पास 2 तरह के स्ट्रॉन्ग ग्लू हैं। एक वजन की वजह से लंडन फोर्सेस और दूसरा पोलैरिटी की वजह से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। जबकि बेचारे ईथेन के पास सिर्फ कमजोर लंडन फोर्सेस हैं। करेक्ट। इसीलिए क्लोरोइथेन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कहीं ज्यादा मजबूती से जुड़ जाते हैं और उन्हें अलग करके गैस बनाने के लिए यानी बॉईल करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और इसीलिए क्लोरोइथेन का बॉइलिंग पॉइंट ईथेन से काफी ज्यादा होता है। वाह, अब जाकर पूरी कहानी क्लियर हुई। हाँ, तो अगर एग्जाम में इसे ठीक से लिखना हो तो हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर वेट, polarity of C-X bond and intermolecular forces, dipole-dipole and London dispersion forces with boiling points and solubilities generally increasing with halogen size and molecular weight. लेकिन यहीं पर एक कंफ्यूजन होता है। मैंने पढ़ा है कि CF बॉन्ड यानी कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होता है, तो इस लॉजिक से तो वो मैग्नेट वाला ग्लू सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या फ्लोरोएल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए? ये एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब ही इस टॉपिक का सबसे बड़ा टेकअवे है। याद रखें, बोथ पोलैरिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट मैटर, दोनों में एक जंग चलती रहती है। लेकिन हैलोएल्केन्स के केस में अक्सर वजन यानी मॉलिक्यूलर वेट पोलैरिटी पर हावी हो जाता है। अच्छा। हाँ, CI बॉन्ड CF बॉन्ड से कम पोलर होता है,
लेकिन आयोडो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरो एल्केन से कहीं कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि आयोडीन एटम फ्लोरीन से बहुत ज्यादा भारी होता है। ये वजन और पोलैरिटी का झगड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे आसानी से विजुलाइज करने के लिए कोई अच्छी सी एनालॉजी है? बिल्कुल, इसको समझने के लिए इमेजिन कीजिए एक म्यूजिक कॉन्सर्ट की भीड़। ओके, कॉन्सर्ट की भीड़। सिंपल इथेन मॉलिक्यूल्स हैं, पंख जैसे हल्के फुल्के लोग। हवा का एक झोंकाए और ये भीड़ आसानी से तितर बितर हो जाएगी। ठीक है, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। अब आते हैं क्लोरोइथेन मॉलिक्यूल्स पर। ये हैं थोड़े भारी लोग जिनके पास चुंबक वाले यानी मैग्नेटिक बैजेस हैं। अब इस भीड़ को तितर बितर करना मुश्किल है। एक तो इनका वजन है और दूसरा ये मैग्नेटिक बैजेस की वजह से एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ओके, समझ गया। यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट ईथेन से ज्यादा होगा। अब आयोडो ईथेन का क्या? और अब आते हैं आयोडोइथेन पर। ये मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही भारी लोग, जैसे सुमो रेसलर्स। भले ही उनके मैग्नेटिक बैजेस थोड़े कमजोर हों, यानी CI बॉन्ड कम पोलर हो, लेकिन उनका वजन इतना ज्यादा है कि भीड़ इतनी घनी हो जाती है कि उसे अलग करना बहुत मुश्किल है। मतलब उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। एग्जैक्टली। इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। वाह, कमाल की एनालॉजी है। तो आयोडो आयथीन के केस में लोग इतने भारी हैं कि उन्हें हिलाने में ही इतनी एनर्जी लग जाती है। मतलब वेट विन्स ओवर पोलैरिटी। बिल्कुल। और ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी इसलिए है ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि कौन सा कंपाउंड किस काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, CFC12 को रेफ्रिजरेंट इसीलिए चुना गया क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर गैस है लेकिन हल्के से प्रेशर पर लिक्विड बन जाता है। अच्छा। वैसे ही हैलोथेन जो एक एनेस्थेटिक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है। ये आसानी से इवेपोरेट होकर सांस के जरिए पेशेंट को दिया जा सकता है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही कमाल है। चलिए इसे एक और तरह से सोचते हैं। सब लोग एक मेंटल इमेज बनाएं। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक दीवार पर एक बड़ा सा थर्मोमीटर लगा है, जिसमें नीचे ब्लू जोन है और ऊपर रेड जोन है। अब हम नीचे से हीट देते हैं। ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। जिनके बीच की फोर्सेस कमजोर हैं, जैसे क्लोरोइथेन, वो थोड़ी सी हीट मिलते ही एक दूसरे का साथ छोड़कर गैस बन जाते हैं और तेजी से ऊपर रेड जोन की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन आयोडोइथेन के सुमो रेसलर्स का क्या होगा? हाँ, जिन मॉलिक्यूल्स का वजन बहुत ज्यादा है और फोर्सेस स्ट्रांग है, उन्हें गैस बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है। इसलिए वो टेम्परेचर स्केल पर बहुत ऊपर जाकर हाई टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। ये सब थियरी में तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इसका कोई रियल लाइफ डेमो है जिसे हम लैब में देख सकते हैं? जरूर। अगर हम लैब में 3 हैलोइथेन्स को एक साथ ऑब्जर्व करें तो पूरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। सबसे पहले क्लोरोइथेन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 12 डिग्री सेल्सियस है। रूम टेम्परेचर पर ये तेजी से उबलकर गैस बन रहा होता है। अच्छा, मतलब जो हमने शुरू में बात की थी। हाँ, और इसकी एक अजीब सी मीठी स्मेल आती है और जहां से ये एवेपोरेट होता है वो जगह ठंडी हो जाती है। फिर आता है ब्रोमोइथेन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 38 डिग्री सेल्सियस है। ये धीरे धीरे एवेपोरेट होता है। और आखिर में आयोडोइथेन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 72 डिग्री सेल्सियस है। ये रूम टेम्परेचर पर एक स्टेबल लिक्विड की तरह रहता है, बेरली इवेपोरेट होता है। तो ये सीधा दिखाता है कि जैसे जैसे हैलोजन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। करेक्ट। आयोडीन सबसे भारी, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। ठीक है, अब यहीं एक और सवाल। अगर हम आयोडोइथीन को पानी में डालें तो क्या होगा? वो भी लिक्विड, पानी भी लिक्विड? ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो हमें दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी पर ले जाता है। ब्रोमो और आयोडो एल्केन्स पानी से भारी यानी डेंसर होते हैं। अच्छा, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन के एटम्स भारी होते हैं। हाँ, तो जब आप आयोडोइथेन को पानी में डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, बल्कि सीधा नीचे जाकर बैठ जाएगा, बिल्कुल तेल और पानी की तरह। ओके, तो डेंसिटी तो वजन से जुड़ गई, पर ये पानी में मिक्स क्यों नहीं होते? CX बॉन्ड तो पोलर है और पानी भी पोलर है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का रूल यहाँ फेल क्यों हो रहा है? ब्रिलियंट क्वेश्चन। यही वो न्यूआंस है जिसे समझना जरूरी है। इसके पीछे का रीजन है एक स्पेशल बॉन्ड जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये एक बहुत क्लोज नेट क्लब की तरह है। किसी नए मॉलिक्यूल को पानी में घुलने के लिए उसे पहले पानी के इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है और फिर उनके साथ नए बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं।
बिल्कुल। हेलो एल्केन्स भले ही पोलर हों, लेकिन वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाते, तो पानी के मॉलिक्यूल्स उन्हें अपने क्लब में शामिल नहीं करते। अच्छा, इसीलिए वो पानी में न के बराबर घुलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाते होंगे। हाँ, उनमें आसानी से घुल जाते हैं। ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। अच्छा, इस इवेपोरेटिव कूलिंग वाले आइडिया से मुझे सीधा एसी और फ्रिज की याद आ गई। क्या वहां भी यही साइंस काम करता है? आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है CFC रेफ्रिजरेंट्स। पुराने रेफ्रिजरेटर्स में एक कंपाउंड यूज होता था CFC12। इसका बॉइलिंग पॉइंट था -29.8 डिग्री सेल्सियस। ये रूम टेम्परेचर पर गैस होता था, लेकिन कंप्रेसर में हल्के से प्रेशर से लिक्विड बन जाता था। और जब वो लिक्विड वापस गैस बनता था तो अंदर से गर्मी खींच लेता था ना? एग्जैक्टली, जिससे अंदर ठंडक हो जाती थी। लेकिन फिर हमें पता चला कि CFCs तो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सही बात है। तो साइंटिस्ट को इसका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ा। उन्होंने एक नया कंपाउंड बनाया, HFC134a। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि HFC134a का बॉइलिंग पॉइंट -26.1 डिग्री सेल्सियस है, जो CFC12 के बहुत करीब है। वाह, ये इसलिए ताकि पुराने सिस्टम्स में बिना बड़े बदलाव के यूज किया जा सके। मतलब इंजीनियरिंग और एनवायरनमेंट दोनों का ख्याल रखना पड़ा। बिल्कुल। ओके, अब एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं जो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है और जहां से एग्जाम्स में अक्सर ट्रिकी सवाल आते हैं। हाँ, ये काउंटर इंट्यूटिव एग्जाम्पल है। आपको लगेगा कि CF बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होता है, तो इस हिसाब से फ्लोरोएल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, उनके बीच का मैग्नेटिक अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। करेक्ट, सबको यही लगता है, बट एक्चुअली ट्रेंड बिल्कुल उल्टा है। उल्टा है। हाँ, आयोडोएल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरोईथेन का बॉइलिंग पॉइंट है -37 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये बहुत ठंडी गैस है। जबकि आयोडोईथेन का बॉइलिंग पॉइंट है 72 डिग्री सेल्सियस। जमीन आसमान का फर्क है। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन वही है, वेट विन्स ओवर पोलैरिटी। आयोडीन एटम का एटॉमिक मास है 127 U, जबकि फ्लोरीन का मास है सिर्फ 19 U। मतलब आयोडीन फ्लोरीन से लगभग 7 गुना भारी है। हाँ, और ये वजन का इतना बड़ा फर्क इतने स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस पैदा करता है कि वो पोलैरिटी के असर पर पूरी तरह हावी हो जाता है। तो मतलब जब भी अलग-अलग हैलोजेंस वाले कंपाउंड्स में बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हो तो पोलैरिटी को भूलकर सीधा वजन देखना है। बिल्कुल, जो हैलोजन सबसे भारी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। अभी तक हमने स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की बात की। अगर कार्बन चेन में ब्रांचिंग आ जाए, जैसे आइसोमर्स में होता है, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट पर कोई असर पड़ता है? बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल असर पड़ता है। अगर हैलोजन सेम है और कार्बन आटम्स का नंबर भी सेम है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ऐसा क्यों? एटम्स तो उतने ही हैं, वजन भी सेम है। इसका रीजन है सरफेस एरिया। स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स लंबे और पतले होते हैं, एक स्केल की तरह। वो एक दूसरे पे आसानी से स्टैक हो सकते, जिससे उनके बीच कांटेक्ट का एरिया बढ़ जाता है और लंडन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके। लेकिन जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो मॉलिक्यूल एक स्फीयर यानी बॉल जैसा हो जाता है। और बॉल्स आपस में अच्छे से स्टैक नहीं होते, कांटेक्ट एरिया कम हो जाता है। एग्जैक्टली, इससे लंडन फोर्सेस कमजोर हो जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो एग्जाम के लिए अगर इस पूरी बातचीत को कुछ सिंपल याद रखने लायक रूल्स में समराइज करना हो तो वो क्या होंगे? चलिए, कुछ की टेकअवेज को समझते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि बॉइलिंग पॉइंट की लड़ाई में मॉलिक्यूलर वेट हमेशा पोलैरिटी से जीतता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमेशा होगा आयोडोएल्केन्स, ब्रोमोएल्केन्स, क्लोरोएल्केन्स। ठीक है, ये सबसे जरूरी है। दूसरा, अगर हैलोजन सेम है तो जैसे जैसे कार्बन चेन लंबी होती जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। और तीसरा, ब्रांचिंग वाला? हाँ, तीसरा, अगर कार्बन एटम्स भी सेम है तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, मॉलिक्यूल गोल होता जाएगा, सरफेस एरिया घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये तो बॉइलिंग पॉइंट के रूल्स हो गए। और डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी के बारे में? हाँ, उन्हें भी याद रखना जरूरी है। चौथा रूल, हेलो एल्केन्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते। और पांचवा रूल, डेंसिटी के लिए भी वजन ही किंग है। जैसे जैसे हैलोजन भारी होता जाता है, डेंसिटी बढ़ती जाती है। इसलिए ब्रोमो और आयोडो एल्केन्स पानी से भारी होते हैं। ओके,
तो चलिए इसे फटाफट सम अप करते हैं। सबसे पहली बात, हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के दो मेन खिलाड़ी हैं, मॉलिक्यूलर वेट और पोलैरिटी, जिसमें अक्सर मॉलिक्यूलर वेट जीत जाता है। दूसरा, इसे हमेशा कॉन्सर्ट की भीड़ वाली एनालॉजी से याद रखें। भारी लोग यानी हैवी मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा जुड़कर रहते हैं, इसलिए उन्हें अलग करना यानी बॉयल करना मुश्किल होता है। तीसरा, रियल वर्ल्ड में CFCs के रिप्लेसमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट ओरिजिनल जैसा ही रखना पड़ा ताकि वो पुराने AC और फ्रिज में काम कर सकें। और आखिरी, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल, बॉइलिंग पॉइंट प्रेडिक्ट करते वक्त वेट विन्स ओवर पोलैरिटी, यानी RI, RBR, RCl, RF। बिल्कुल साफ। अब सुनने वालों के लिए एक फाइनल थॉट छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने देखा कि आयोडो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, लेकिन केमिस्ट्री में एक और सच्चाई ये है कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे कमजोर भी होता है। अब सोचिए, ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शंस या एप्लीकेशंस हो सकती हैं जहां ये अजीब कॉम्बिनेशन, यानी एक हाई बॉइलिंग पॉइंट और एक वीक बॉन्ड, ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ फायदेमंद हो सकती हैं? इस पर जरूर सोचिए।